कक्षा 10 के विद्यार्थियों सुप्रभात। एनएसएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन ने पिछले लेक्चर में जो टॉपिक खत्म किया था, समाप्त किया था, परावर्तन, वो वाला टॉपिक था जो समाप्त हो गया था। अब एक छोटी सी चीज और समझनी है आपको। लेंस सूत्र के बाद में आवर्धन क्षमता क्या होती है? आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता को एम से दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए, इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, वैसे रफली बनाया हमने। ये पी, एफ और ये सी। यहां जैसे कोई वस्तु स्थित है, ए बी, इस तरह से ये प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, इसका ए डैश बी डैश। अब जरा देखिए, यहां पर वस्तु की जो ऊंचाई है उसको हम दर्शा देते हैं किससे? एच से। एच मतलब हाइट। प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है, चाहे वो छोटा बनाए या बड़ा बनाए, ऊंचाई तो होगी उसकी। इसको हमने दर्शा दिया किससे? एच डैश से। तो किसी भी दर्पण से वस्तु का जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो कितना बड़ा या छोटा प्राप्त हो रहा है, यानी कि बिंब की अपेक्षा कितना गुना प्राप्त हो रहा है, उसी को उसका क्या कहते हैं? हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाता है। तो क्या हुआ इसके डेफिनेशन? किसी दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि एच डैश एवं बिंब की ऊंचाई यानी कि एच का अनुपात आवर्धन क्षमता एम कहलाती है। ठीक है। किसी दर्पण से प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात, अनुपात मीन्स बटा। सूत्र रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि एच डैश बटा बिंब की ऊंचाई अर्थात एच। अर्थात एम बराबर एच डैश बटा एच। एक तो ये सूत्र हो गया, ये तो हो गया ऊंचाई के रूप में। यानी कि जब ऊंचाई दे रखी होती है तो आप इस फॉर्मूले से आवर्धन क्षमता ज्ञात कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज है दूरी के रूप में। जैसे यहां से ये समस्त दूरियां कहां से नापते हैं हम? पी से। तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, ये जो डिस्टेंस है, इसको यू से दर्शाते हैं हम। और ये जो डिस्टेंस है प्रतिबिंब की दूरी, इसको दर्शाया जाता है किससे? वी से।
तो v और u के रूप में क्या हो जाएगा, आवर्धन क्षमता किस रूप में, दूरी के रूप में। तो दूरी के रूप में हो जाएगा आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस का v बटा u। ये है दूरी के रूप में। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक तो ऊंचाई के रूप में और एक दूरी के रूप में। ऊंचाई के रूप में ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, इससे आप निकाल सकते हो आवर्धन क्षमता, और दूरी के रूप में इससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में एक अन्य टॉपिक पर हम विचार कर रहे हैं। जैसा मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तब बताया था आपको कि प्रकाश की कुछ घटनाएं होती है। मैंने आपको बताई थी परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण। 5 घटनाएं बताई थी, जिनमें से ये बताया था कि विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण के बारे में आप उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर परावर्तन और अपवर्तन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो परावर्तन टॉपिक जो है वो समाप्त हो गया। अब हम अपवर्तन के बारे में देखते हैं। अपवर्तन होता क्या है, पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। जब प्रकाश किसी एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करता है तो पृथक्कारी सतह पर अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाता है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन। जैसे मान लीजिए यहां पर माध्यम है जल, यहां पर माध्यम है वायु। अब एक प्रकाश की किरण है जो वायु से किसमें प्रवेश कर रही है, जल में। इस तरह से यहां तक तो सीधी आएगी। अब ये पृथक्कारी सतह है। जैसे ही पृथक्कारी सतह के नीचे आएगी उसके वेग में क्या आ जाएगा, परिवर्तन। और वेग में परिवर्तन होते के साथ ही इसके वेग में परिवर्तन होने के बाद या तो अभिलंब की तरफ झुकेगी। भाई परिवर्तन का मतलब या तो वेग घटेगा या वेग बढ़ेगा। घटेगा तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी और बढ़ेगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, तो अभी हम बताएंगे कि किस में घटता है किस में बढ़ता है, वो आगे का टॉपिक है। फिलहाल आप ये ध्यान रखो, वायु से जल में प्रवेश करेगी तो उसका वेग कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। इस तरह से सीधी जाती तो इस दिशा में जाती है, जैसे मैं डॉटेड से दर्शा रहा हूं ऐसे, लेकिन ये इधर झुक गई है।
अपने मूल मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई है। विचलित होना ही कहलाता है अपवर्तन। ठीक है, तो ये घटना अपवर्तन कहलाती है कि जब प्रकाश एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करता है तो पृथककारी सतह पर अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाता है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अपवर्तन होता क्यों है? अपवर्तन होने का कारण है वेग में परिवर्तन। यानी कि अपवर्तन का कारण प्रकाश का सबसे ज्यादा जो वेग होता है निर्वात में होता है। कितना? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। निर्वात, निर्वात मतलब नहीं प्लस वात, वात मतलब हवा। जहां पर हवा भी नहीं होती ऐसे माध्यम को कहा जाता है निर्वात। यानी कि जहां कोई माध्यम ही नहीं होता, भाई कोई भी खाली जगह है, कुछ नहीं होगा तो हवा तो होगी, वायु तो होगी। लेकिन जहां वायु भी नहीं होती, जैसे अंतरिक्ष में कई स्थान है, ऐसे स्थान को कहा जाता है निर्वात। तो जहां पर कोई माध्यम नहीं होता वहां पर प्रकाश का सबसे ज्यादा वेग होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अब सूर्य से आने वाला प्रकाश जब हमारी वायुमंडल में प्रवेश करता है तो माध्यम आ गया वायु। वायु में थोड़ा सा कम हो जाता है उसका वेग, लेकिन हम लगभग उसको इतना ही मान लेते हैं जितना निर्वात के बराबर है। तो वायु में सबसे ज्यादा वेग हो गया, और अन्य जितने भी माध्यम है, चाहे कांच है, चाहे पानी है, चाहे केरोसिन है, चाहे हीरा है, इन सब के अंदर प्रकाश का वेग क्या होगा? कम। ठीक है, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम हो जाता है उसको कहते हैं सघन, और जिसमें वेग अधिक हो जाता है उसको कहते हैं विरल। तो माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक तो सघन, दूसरा विरल। आपको सिर्फ इतना से याद रखना है, हम जब पृथ्वी पर रह रहे हैं तो यहां पर वायु को तो आपको मानना है विरल, और बाकी के वायु की तुलना में अन्य जितने भी माध्यम है, चाहे कांच है, चाहे लकड़ी है, चाहे पत्थर है, चाहे हीरा है, ग्रेफाइट है, कुछ भी है, उन सबको मानना है सघन। तो इसमें सघन में क्या आएगा? जल, कांच, लकड़ी, हीरा आदि। यानी कि वायु से जब प्रकाश की किरण इनके अंदर प्रवेश करेगी तो वेग कम हो जाएगा, और प्रकाश की किरण जब इनसे वायु में प्रवेश करेगी तो उसका वेग अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो अपवर्तन होता क्यों है? वेग में परिवर्तन के कारण। जब प्रकाश का वेग, प्रकाश जब सघन से विरल में जाएगा तो उसके वेग में वृद्धि हो जाएगी, जिससे वह अविलंब से दूर हट जाएगी, और जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो उसका वेग कम हो जाएगा, तो वह अविलंब की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, तो आज इन बातों को आपको घर पे रिवाइज करना है कि दो तरह के माध्यम होते हैं, सघन और विरल। अपवर्तन क्या होता है वो आपको बताया, और अपवर्तन क्यों होता है? वेग में परिवर्तन के कारण। ठीक है, इतना आपको आज याद रखना है। धन्यवाद।